हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा शास्त्र विषय की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और इसी के एजुकेशन सब्जेक्ट के आपके जो भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, जैसे कि पीजीटी, नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए तैयारी आप कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं और ये उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपकी 2023 में परीक्षाएं होने वाली हैं। ठीक है, आज का ये लेक्चर 1 है। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करवाते जाएंगे, क्योंकि आपको एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, ना कि आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको चीज़ें पढ़नी है कि इस एग्ज़ाम के लिए हमें बस इतना ही पढ़ना है। आपको पूरा शिक्षा शास्त्र विषय की जानकारी होनी चाहिए, तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर भी किया करिए, ताकि मुझे भी फीडबैक आपका मिल जाता है कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट है एजुकेशन सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा हमको पढ़ना पड़ता है, काफ़ी डीप में है, इसलिए सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं कराई की जा सकती हैं। तो वहाँ पे मैं आपको कंटेंट दे देती हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। PDF के फॉर्म में आपको मिल जाता है, तो आपका वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ नेट में आए हुए हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में, और पीजीटी में भी इस तरह के सवाल आते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा हम लोग उसी को पढ़ेंगे। शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा शास्त्र की ही शाखा है, जिसमें शिक्षा के कॉन्सेप्ट्स को, उद्देश्यों को, और इसमें शिक्षण संबंधी समस्याओं को, इन सब चीज़ों को यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए छात्रों के प्रति अध्यापक के प्रेम और उन पर अध्यापक के नियंत्रण में वृद्धि करना है, ये इसका एम नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जैन ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के विभिन्न स्तरों का कौन सा उपयुक्त क्रम है? तो जैन ज्ञान मीमांसा में ये क्रम लगाने को हमेशा आता है, अभी भी 2021 में भी पूछा गया था, इसके पहले भी जितने भी एजुकेशन के पेपर हो चुके हैं ये तो 3-4 बार, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही क्रम होता है, मति ज्ञान होता है, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और कैवल्य। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि इन सब टर्म्स के अंतर्गत आता क्या है। देखिए मति ज्ञान क्या है? जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे अन्य दर्शनों में प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। और लेकिन जैन दर्शन की बात करें तो इसको साधारण ज्ञान कहा गया है। श्रुति ज्ञान जो दूसरे नंबर का है, ये लक्षणों, प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से प्राप्त होता है, और वर्तमान में इसको हम सेल्फ स्टडी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अवधि ज्ञान की बात करें तो ये ज्ञान देश काल और परिस्थितियों से परे होता है, इसे असाधारण अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इनसाइट थ्योरी यहाँ पे काम करती है, इसके लिए अंतर्दृष्टि की जागृत करना जरूरी है। मनः पर्याय ज्ञान, इसमें दूसरे व्यक्तियों के मन के भावों को जाना जाता है। ठीक है, मनः पर्याय मतलब आप ऐसे याद रखिएगा, मन के भावों को जानना, उसके वर्तमान और अतीत के विचारों और भावों को जाना जाता है। ठीक है, जैन दर्शन में इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 4 कषाय, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार, इनसे मुक्त होना आवश्यक बताया गया है। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन से हमेशा आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार मैचिंग के लिए भी आता है, कई बार इस तरह से या स्टेटमेंट के भी फॉर्म में आ सकता है। तो इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से दर्शन ऐसे हैं कि इनमें बहुत सारी चीज़ें डीप में बताई गई हैं, और उनसे क्वेश्चन आपके बनते भी हैं, तो इसलिए उनको आप देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में होता है। तो स्वयं प्लेटफॉर्म, स्वयं का एक तो ये फुल फॉर्म ज़रूर पूछा जाता है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में पूछा जाए। और ये आपका जो स्वयं का है, ये स्वयं प्रभा, मूक्स, इन सब के बारे में नेट पेपर फर्स्ट में भी आता है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक दोनों ही जगह कवर होता है। तो स्वयं का फुल फॉर्म देखिए, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेव अध्ययन। तो इस तरह से ये एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, जिसके द्वारा कई तरह के स्किल को सीखा जा सकता है, और यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज भी कराए जाते हैं। और भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय, जिसको कि पहले MHRD कहते थे, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है इसका नाम, तो इसके द्वारा संचालित होता है। स्वयं प्लेटफॉर्म में, स्वयं जो पोर्टल है, इसमें स्कूल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, कॉमर्स, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो लेक्चर्स होते हैं,
और स्वमूल्यांकन परीक्षण होता है और अनन्य रूप से तैयार की गई पठन सामग्री शामिल होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। चाहे तो इसके बारे में भी वीडियो मैंने बना रखी है, स्वयं प्रभा मूक के बारे में डिटेल वीडियो है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ये नेट पेपर फर्स्ट की लिंक में मतलब उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा इसमें है आपका वीडियो लेक्चर्स हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं और उसके बाद एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए भारत में समान शैक्षिक अवसर वाक्यांश का अर्थ क्या है। समान शैक्षिक अवसर के बारे में बात करें तो जिस प्रकार की शिक्षा के लिए कोई बच्चा उपयुक्त है उसके लिए उसे समान अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है और ये पूछा जाता है कि समान शैक्षिक अवसर से मतलब क्या होता है। ठीक, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हो गया। अगला देखिए प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने का अर्थ क्या होता है। तो देखिए जीवन में कृत्रिम के उलट प्रकृति की ओर वापस जाना, प्रकृति की ओर, नेचर की बात करता है। मानव विकास को के प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना, है ना, क्योंकि प्रकृति में ही शिक्षा देने की बात इसमें की गई है। प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना, शैक्षिक प्रक्रिया पर लागू करना, तो इस तरह से ये सभी सही है, इसका ये राइट ऑप्शन है, ऑल द अबव आर करेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए समग्र शिक्षा इंटीग्रल एजुकेशन की बात करता है, ये किसका जो है इसकी संकल्पना में किसका योगदान है। तो ये सभी को पता है कि अरविंदो, है ना, तो इसका ये राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ईजी होते हैं, तो इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए फिर लेटेंट लर्निंग की संकल्पना किसने दी थी, तो ये सभी लोग जानते हैं टॉलमैन की थी। ये आपका नेट में भी पूछा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो नेट में ये 2-3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, सीधा सा यही पूछता है। या इससे एक और क्वेश्चन बनता है कैथेक्सिस के बारे में पूछा जाता है कि कैथेक्सिस की थ्योरी किसने दी थी, तो ये भी टॉलमैन की है। ठीक है, अब अगला देखिए संस्कृति निम्नलिखित में से क्या नहीं है। संस्कृति निरंतर प्रवाह, संचयी, प्राथमिक रूप से भौतिकवादी या विकास में असमान, तो प्राथमिक रूप से भौतिकवादी ये नहीं है। अब कैसे नहीं है, देखिए संस्कृति क्या होती है, संस्कृति के 2 भाग किए जाते हैं। ठीक है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता कहते हैं, इसमें वो सभी चीज़ें आती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मतलब एक उसको एड्स के रूप में करता है, मतलब सहारे के रूप में करता है, जो मूर्त रूप से दिखाई देती हैं और इसको मनुष्य के ही द्वारा बनवाया जाता है। जैसे कि सड़क है, घर है, रहने के लिए आपको मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना, कुछ और आइटम चाहिए, गाड़ी, ये सब चीज़ें ये किस में आती हैं, आपकी भौतिक संस्कृति में आती हैं। अभौतिक संस्कृति बात करें तो ये यथार्थ रूप से संस्कृति मानी जाती है। इसमें वो सभी चीज़ें आती हैं जो मानव द्वारा सामूहिक जीवन व्यतीत करने हेतु सुव्यवस्था के रूप में प्रकट होती है। इनका स्वरूप अमूर्त होता है, जैसे कि साहित्य, संगीत हो गया, कला, भाषा, धर्म की बात करें, मूल्यों की बात करें, आचार विचार, मान्यताएं, ये सारी चीज़ें आपकी अभौतिक संस्कृति में आती हैं, जो आपके उसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, आपके व्यवहार में दिखाई देती हैं। तो सभ्यता मतलब ये हो गया जिसमें हम रहते हैं, संस्कृति वो है जो हमारे अंदर है ना, यही जो कहा जाएगा। तो इस तरह से ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी संस्कृति श्रेष्ठ है, भौतिक या अभौतिक। ठीक है, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। और इसी से एक क्वेश्चन आपका बनता है कल्चरल लैग के बारे में। तो भौतिक मतलब सांस्कृतिक पिछड़ापन जिसको कहते हैं, ये थ्योरी किसने दी थी, तो आगमन ने निमकाफ की थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। और भौतिक जो और अभौतिक संस्कृतियों के बीच का जो अंतर होता है कि एक संस्कृति आगे है और एक दूसरी पीछे है, इसी को ही कल्चरल लैग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। फिर देखिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की अगर बात करें, संस्कृतिकरण का अर्थ किससे मतलब है, इसमें इसका मतलब है समाज, अपने समाज और संस्कृति में व्याप्त आदर्शों, मूल्यों, जीवन शैली को अपनाना। प्रत्यक्ष जो है सामाजिक गतिशीलता से संबंधित होता है। मतलब संस्कृति ग्रहण की बात करें, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो होती है ये आपकी होती है सामाजिक जो है गतिशीलता से संबंधित है। ठीक है, मतलब संस्कृतिकरण का मतलब ही क्या हुआ कि जो अपने समाज और संस्कृति में व्याप्त आदर्श है, मूल्य, जीवन शैली, इन सबको अपनाना। तो ये हो गया आपका संस्कृतिकरण और ये आपका संबंधित होता है सामाजिक गतिशीलता से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोशल मोबिलिटी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में, संस्कृतिकरण, संस्कृति ग्रहण, इस तरह से ये अलग अलग क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इनको मैं आपको इसमें टेलीग्राम में आपको पूरा जो है इसकी जो भी डेफिनेशंस हैं और जो भी इसके चीज़ें हैं वो मैं आपको वहाँ पे PDF के फॉर्म में दे दूँगी। ठीक है, संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया किसकी प्रक्रिया है, तो संस्कृति ग्रहण
की अगर हम बात करते हैं तो जब एक सांस्कृतिक समूह द्वारा दूसरी संस्कृति के कुछ एक सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर अधिकांश सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी एक ग्रुप है और उसमें क्या होता है, दूसरी संस्कृति के कुछ अधिकांश तत्वों को अपना लिया जाता है, तो जिससे उस समूह की जीवन शैली ही परिवर्तित हो जाती है। उसका सब जो है रहने का ढंग हर चीज़ का अलग हो जाता है, पहनावा है ना, वेशभूषा, इस तरह से सारी चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। तो संस्कृति हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को ही पर संस्कृति ग्रहण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो संस्कृति ग्रहण की किसकी प्रक्रिया है, तो ये होता है आपका अपने व्यक्तित्व में अपनी संस्कृति को हृदयंगम करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इससे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण अपसारी चिंतन के लिए उपयुक्त नहीं है। अपसारी चिंतन किससे संबंधित होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो ये होता है आपका क्रिएटिविटी से होता है। ठीक है, जहाँ पर भी अपसारी चिंतन की बात आएगी तो वो किस में होगी, सृजनात्मक बालक में होगी, सृजनात्मकता का ही गुण होता है। अब इसमें क्रिएटिविटी में और भी इसके तत्व पाए जाते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नवीनता, नमनीयता, विस्तारण, प्रवाह, जैसे फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलेबोरेशन इनको कहते हैं। और ये भी कई बार पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, चौथा एक नहीं होगा जिसमें आपको पहचानना होगा, तो इसको याद कर लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी होती है, एलेबोरेशन होता है। तो इसमें कौन सा चिंतन अपसारी चिंतन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो करेक्टनेस, विचारों में शुद्धता, ये इसका जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग में नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और लाइक किया करिए आप लोग, अपने कमेंट भी दिया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नॉन प्रोबेबल सैंपल की विधि है। तो प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल आपने दो विधियाँ पढ़ी हैं, है ना। तो प्रोबेबल में क्या होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता जिसको कहते हैं, तो सभी के जो भी सैंपल हम ले रहे हैं पॉपुलेशन से, इसमें सभी के चुने जाने की संभावना बराबर होती है, किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं होता है। तो इसमें जो भी मेथड यूज़ किया जाएगा वो रैंडम मेथड होगा। ठीक है, अब इसको जो याद करने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि चाहे आपकी नेट की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल में से आपको छांटने को दिया जाता है। ठीक है, या मैचिंग में दिया जाएगा। तो प्रोबेबल में कौन कौन सी होती है, बस आपको वो 4 याद रखनी है, उसके अलावा जो भी होंगी वो नॉन प्रोबेबल में होंगी। ठीक है, तो प्रोबेबल में होती है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग, और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी होगी कौन सी नॉन प्रोबेबल है, तो ये आपकी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है ना, यही तो होगा इसका। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबल में आती है। ये हो गया आपका। ठीक है, 4 याद रखिएगा, बाकी जो भी बचेंगी वो आप नॉन प्रोबेबल में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से निम्नलिखित में से कौन सा चर विशेष रूप से असतत है, जिसमें कि देखिए अचीवमेंट है, इंटेलिजेंस है और अभिवृत्ति है, लक्षण है। तो सतत चर, असतत चर 2 तरह से होते हैं। सतत चर वो होते हैं जिसमें 2 प्राप्तांकों के बीच किसी भी प्राप्तांक का मान प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसमें डेसिमल में भी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन असतत चर क्या होते हैं, जिसमें 2 प्राप्तांकों के बीच किसी भी प्राप्तांक का मान प्राप्त नहीं होता है, जैसे कि परिवार के सदस्य हैं, लक्षण हैं, किसमें लक्षण कितने हैं ना, और इस तरह से कोई भी स्कोर हमें जानना है तो वो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो कि असतत चर में होती हैं, जिनको कि हम डेसिमल में नहीं ले सकते हैं। भाई परिवार की संख्या फ्रैक्शन में तो नहीं लिख सकते ना, लेकिन इसमें सतत चर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका किस में आएगा, लक्षण। लक्षण जो है आपका ये विशेष रूप से असतत में आता है। ठीक है, लक्षणों में हम आधा या 1/3 या 1/4 तो नहीं लेंगे ना, पूरा 1 काउंट होता है, तो ये होगा आपका लक्षण। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट भी दिया करें। आपका फीडबैक मिलना भी उतना ही ज़रूरी है। और यहाँ पे आपकी नेट पेपर फर्स्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस का भी पोर्शन चल रहा है, और साथ में एजुकेशन का तो है ही है आपका। किसी भी परीक्षा की तैयारी आपकी यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट से अच्छी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।